वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, बिहार में 2022 में आयोजित होने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को चला जा रहा है और इस सीरीज के अंतर्गत का ये तीसरा वीडियो है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रत्येक वीडियो की बात करें तो प्रत्येक वीडियो में आपको यहाँ पर 50 प्रश्न देखने को मिलता है जो कि आपको हूबहू टेस्ट वाली फीलिंग देता है। आप यहाँ पे शॉर्ट में कह सकते हैं, यह एक मिनी टेस्ट सीरीज है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि 2022 में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होगी उसके दृष्टिकोण से आपकी तैयारी किस स्तर की है। यहाँ पर 50 प्रश्नों के अंतर्गत अगर इसकी फुल मार्क्स की अगर हम बात करें तो इसका फुल मार्क्स है 50, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये आपका 1 अंक का होगा। और यहीं पे अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसका पासिंग मार्क्स है 35, यानी कि 35, यानी कि 50 प्रश्नों में से आपको 35 प्रश्न यहाँ पे सही से हल करना। उसके बाद ही यहाँ पर आपको कर सकते हैं आपकी तैयारी का आकलन करते हुए आपको पास समझा जाएगा। इस चीज का आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसका जो पहले वाला जो 2 पार्ट था, पार्ट 1 पार्ट 2, ये आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि बिहार से संबंधित लोगों को वर्षों 2021-22 में जो प्रमुख सम्मान मिला है, बिहार करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत हमने टॉपिक स्टडी के तहत चैनल पर अपलोड किया। आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें कि वर्ष 2021 के सभी लोगों की सूची को ऐड किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए और इसका पीडीएफ फाइल आप बीपीएससी मेकर ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे चलते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और आपको वीडियो के अंत में पूरी ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आपने यहाँ पर 50 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कब लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो लागू किया गया था यह बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में कब लागू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1793 में लागू किया गया था। बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला हमारा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत जल महासागरों में है। ये आंकड़े वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत जल महासागरों में है। इसका राइट आंसर होगा 97%, यानी कि 97.5% जल जो होता है या फिर जल जो है ये कह सकते हैं महासागरों में निहित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने एक पीडीएफ को तैयार किया है जो आप साइड में देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का संग्रह किया गया जो कि 1 लाइनर फॉर्मेट में होगा, जो कि आपको 2500 से अधिक प्रश्न प्रोवाइड करेगा। ये हिंदी और इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल है, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें विगत 28 वर्षों से बिहार में जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुए उसके प्रश्नों को यहाँ पे कह सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से आप बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बने हैं बिहार में। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मिस्र की प्राचीन सभ्यता जो थी ये किस नदी घाटी में विकसित हुई थी। राइट आंसर होगा नील नदी में। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य समझौता कब होगा। मोस्ट कह सकते हैं फेमस क्वेश्चन है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपको ध्यान रखना यह प्रश्न कई बार बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931। अगला होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न कि वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना था। यहाँ पे था नहीं बल्कि यहाँ पे है होना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना शुरू में बात किया गया वर्तमान, तो वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 13.9%, लगभग कह सकते हैं 14% योगदान है इसमें। अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने प्रतिशत भारतीय परिवारों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कितने भारतीय परिवारों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, कितने प्रतिशत। यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90% कह सकते हैं भारतीय परिवारों तक इस सुविधा को यानी कि बैंकिंग सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको ध्यान रखना किसके तहत, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने कब से देश भर में बैंकिंग लोकपाल लागू किया है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 जून 1995 को ये बैंकिंग लोकपाल लागू किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और ये सभी बैंकों का संचालक बैंक भी है। आपको ध्यान रखना है इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके द्वारा 14 जून 1995 को लोकपाल लागू किया गया था, बैंकिंग लोकपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न की भूगोल, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है या फिर यह किसने कहा है? भूगोल, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टॉलमी के द्वारा इस कथन को कहा गया था या फिर यह जो कहा गया था यह टॉलमी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अगला है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न कि मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब हुआ था? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है मद्रास का जो नया नाम तमिलनाडु हुआ था ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 24 फरवरी 1961 को। यहाँ पर ध्यान रखिए इस सीरीज के तहत ये हम दावा नहीं करते हैं कि ये स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर विस्तृत तौर पर आपको प्रश्न प्रोवाइड किया जाता है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं सभी विषयों के तैयारी का आकलन आप कर सकते हैं। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ ये प्रश्न हिस्ट्री के होंगे या फिर सिर्फ ज्योग्राफी या फिर सिर्फ पॉलिटी के होंगे। ये विस्तृत तौर पर आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसके माध्यम से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न कि मोहम्मद तुगलक ने प्रताप रुद्रदेव के राज्य पर आक्रमण कब किया था? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये आक्रमण जो हुआ था ये 1323 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रताप रुद्रदेव के राज्य पर किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखिए, बिहार में जितने भी परीक्षाएं आयोजित होती है ऐसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया जो कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का संग्रह है। आपको ये ध्यान रखना इसे तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई और यहाँ पर आपको प्रश्नों की जो संख्या मिलेगी ये लगभग 1000 से अधिक प्रश्न इसमें शामिल किया गया। इस पीडीएफ में पेज की अगर हम बात करें तो 169 पेज आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको 1000 प्रश्नों का समग्र विश्लेषण भी प्रोवाइड करता है। इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर क्वालिटी की होगी। यानी कि आपको यहाँ से ध्यान रखना अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है चैनल पर उसी के प्रश्नों का यहाँ पर पूरे 1 वर्ष यानी कि 2021 का पूरा संग्रह किया गया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बहुत से लोग से डाउनलोड कर चुके हैं तो आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कहाँ किया था? सम्राट हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कहाँ किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर ई के तहत आपको ध्यान रखना ये वाला सेक्शन सही होगा और उपयुक्त में से एक से अधिक के तहत अगर हम बात करें 2 विकल्प की तो ए और बी कन्नौज और प्रयाग में आपको ध्यान रखना है। ये कह सकते हैं धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया था हर्ष के द्वारा। अब चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न के क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक। यहाँ पर 2 विकल्प सही है। आपको ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद इसके कह सकते हैं आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा हमारा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न कि मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया था? मोरारजी सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1979 में ये कह सकते हैं इसका गठन किया गया था। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न की पहली बार पुरुष वॉलीबॉल गेम को रोम ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? पहली बार पुरुष वॉलीबॉल गेम को रूस नहीं बल्कि रोम ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? यहाँ पर देखिए रोम ओलंपिक की बात किया गया है। रोम ओलंपिक में पहली बार इसे कब शामिल किया गया था? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1960 में पहली बार इसे शामिल किया गया था यानी कि पुरुष वॉलीबॉल को रोम ओलंपिक में। अगला होगा 15वां प्रश्न। ये प्रश्न कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत फेवरेट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हालांकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते होंगे लगभग। इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स ब्रेबेज यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न कि वनस्पति शास्त्री स्लाइडन और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने कोशिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? वनस्पति शास्त्री स्लाइडन और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने कोशिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1938 में यह कह सकते हैं प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला होगा 17वां प्रश्न।
ये प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर कितने रंगों की किरणों में टूटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यहाँ पर इस प्रश्न में आपके दो प्रश्न छुपे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखिए, किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर इसके कह सकते हैं किरणों का 7 रंगों में टूटना ही ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, इसका 7 रंगों में टूटना यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये 7 रंग कौन कौन से हैं आप लोग इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते होंगे। विवग्योर इसका राइट मतलब कह सकते हैं ट्रिक है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गलती से यहाँ पर सी लिखा गया, एक्चुअली में ये ए होना चाहिए। आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये 7 रंगों में टूटना ही ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला होगा हमारा 18वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभक्त हो गया था। तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभक्त हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 2 पंथों में विभक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब ये 2 पंथ कौन कौन सा है इसकी सटीक जानकारी मेरे पास फिलहाल नहीं है। अगला होगा हमारा 19वां प्रश्न। यह प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात कितना था। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात था 4:2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला होगा 20वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन पर 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि ऑनलाइन माध्यम में होगा। साथ ही साथ इसका आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोनों माध्यम में यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और हमारे चैनल पर जो करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है उसका भी डेली, मंथली और कह सकते हैं वीकली नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा और भी कई सारे नोट्स हैं, कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, वो तमाम मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। जल्दी से आप इसमें रजिस्टर हो जाइए। बहुत से लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं और इसके माध्यम से आप यहाँ पर सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगला होगा 21वां प्रश्न। यह प्रश्न के आधुनिक समय में कितने तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है जिसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलहाल अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो आपको ध्यान रखना 89 तारामंडल उपलब्ध है, यानी कि 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है जिसमें कि हाइड्रा सबसे बड़ा है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 50 प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा वाणिज्यवाद का उदय काल कब माना जाता है। वाणिज्यवाद का उदय काल की अगर हम चर्चा करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1600 से लेकर के 1700 कह सकते हैं ईस्वी का काल को वाणिज्यवाद का उदय काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा हमारा 24वां प्रश्न। यह प्रश्न है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से किसकी मुलाकात हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मुलाकात तो कई लोगों से हुई थी लेकिन प्रश्न जिस मोटिव से पूछा जाता है आपको ध्यान रखना है, ये राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुई थी। राजकुमार शुक्ल बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, वहां पर जाकर इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण की दुर्दशा की कह सकते हैं वर्णन किया था और चंपारण आने पर उन्हें आमंत्रित किया था, जिसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना। इस तरह के प्रश्न आपके मेंस एग्जाम में भी कई बार बने हैं, तो तमाम चीजों को आपको इसी प्रकार से याद रखना है। बहुत सारी चीजें यहाँ से और भी आपको मिलेंगी याद रखने लायक। अगला होगा 25वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है मोहनजोदड़ो से कितनी बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कितनी बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 प्रकार की बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा कौशल राज्य। प्राचीन समय में जो कौशल राज्य था यहाँ पर बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौशल। अगला होगा हमारा 28वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर होगा राजराज प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको ध्यान रखना है। राजराज प्रथम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट होगा 29वां प्रश्न।
यह प्रश्न है कि रजिया को यानी कि रजिया सुल्तान को कब जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो ये भारत की प्रथम महिला शासिका थे। और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि रजिया को कब जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1236 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना, रजिया सुल्तान कह सकते हैं इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला होगा हमारा यहाँ पर 30वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे। बलबन के दरबार की यहाँ पे चर्चा की गई कि फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और ई के साथ आपको ध्यान रखना अमीर खुसरो और अमीर हसन इसका राइट आंसर होगा। ये दोनों कह सकते हैं फारसी के प्रसिद्ध कवि रहते थे बलबन के दरबार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी और फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं अगले 31वें प्रश्न पे। हमारा 31वां प्रश्न है कि प्राचीन चीनी सभ्यता के वासी किस जाति के मानव थे। प्राचीन चीनी सभ्यता के वासी किस जाति के मानव थे या फिर किस जाति के मनुष्य थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगोल जाति के निवासी थे या फिर वासी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि भारत में 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम कितने ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत या फिर भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम कितने ईस्वी में लोक सेवाओं की स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1926 में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट होगा 33वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि जल मंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो वह क्या कहलाता है। जल मंडल की वह भाग जिसकी कोई भी निश्चित सीमा निर्धारित नहीं हो वह क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा महासागर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर है सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितना करोड़ किलोमीटर है। राइट आंसर होगा सूर्य से अगर हम पृथ्वी से दूरी की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी कह सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है सूर्य की पृथ्वी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि प्राकृतिक तथा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट कहाँ है। प्राकृतिक तथा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट कहाँ पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर देखिए किसी भी विकल्प में मुंबई नहीं लिखा गया बल्कि इस आधार पर हमने चुना ऑप्शन नंबर ई को, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये वाला सेक्शन यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा 36वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था यह हुआ था अप्रैल 1853 को। आपको ध्यान रखना है 1853 में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने तक। अगला होगा 37वां प्रश्न। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। अगला है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर किस की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमेश्वर की उपाधि धारण किया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्ष को पराजित कर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था। इसका राइट आंसर होगा शैव धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है 40वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि महाभारत कुरुकुल का गृह युद्ध कितने ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत कुरुकुल का बहुत फेमस युद्ध जो था ये कितने ईसा पूर्व में हुआ था। ये एक प्रकार का गृह युद्ध का श्रेणी वाला युद्ध है और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया ये कितने ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 950 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है 41वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि वेद की टीकाओं को कौन सा ग्रंथ कहा जाता है। वेद की टीकाओं को कौन सा ग्रंथ कहा जाता है। सही उत्तर होगा ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। प्रमुख वेदों का कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी जानकारी मैंने कई बार आपको दिया है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 42वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो नागराज भट्ट नहीं बल्कि नागभट्ट द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला है 43वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किसने उत्तरी श्रीलंका में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया तथा उसका नाम मुंडी चोल मंडलम दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजराज प्रथम के द्वारा कह सकते हैं ये श्रीलंका में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया गया था जिसका नाम दिया गया था मुंडी चोल मंडलम। आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम। अगला है 44वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों या फिर जिलों में विभाजित किया था। उस समय कह सकते हैं
जिलों को सरकार कहा जाता था, तो कितने सरकारों या फिर जिलों में विभाजित किया गया था शेरशाह के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको ध्यान रखना 47 जिलों में इसे विभाजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको ये ध्यान रखना, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रसिद्ध बिहारी शासक जो था, ये पहला बिहारी शासक था शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर यह देने के शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अगला होगा 45वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 अगस्त 1947 को ये कह सकते हैं पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अब यहाँ पे हमारा अगला है 46वां प्रश्न। ये प्रश्न की प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूयॉर्क जो लिखा गया, न्यूयॉर्क कोई देश नहीं बल्कि कह सकते हैं ये अमेरिकी देश का एक प्रांत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। हालांकि इसका राइट आंसर होगा प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला होगा 47वां प्रश्न। यह प्रश्न के पौधों की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? कितनी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कुल मिलाकर के 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों की वृद्धि के लिए। ये आप नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा 16, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट होगा नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियों के बीच कौन से रंग के धब्बे पड़ जाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से जो धब्बे पड़ते हैं पौधों की पत्तियों में, ये सफेद रंग के धब्बे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 49वां प्रश्न। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की आज़ादी के 10 वर्ष बाद 1957 में कह सकते हैं ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कह करके संबोधित भी किया जाता है। अगला होगा 50वां प्रश्न। यह प्रश्न के ऑस्कर पुरस्कार प्रतिवर्ष किस माह में प्रदान किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार प्रतिवर्ष किस माह में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फरवरी माह में प्रदान किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ये 50 प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। यहाँ पर आपने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही से हल किया है आप मुझे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो हमारे बीपीएससी मेघर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर कम कीमत पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है, आपकी तैयारी यहाँ से बेस्ट क्वालिटी की होगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 399 जो रुपया है ये कह सकते हैं 1 वर्ष का मेंबरशिप का चार्ज है। और इसके तहत आपको ये तमाम मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे और भी कई सारे नोट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलते हैं। और इसके माध्यम से आप कह सकते हैं केवल और केवल 399 रुपये में आप तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 1 वर्ष के लिए आपसे लिया जा रहा है। हालांकि इसका 6 महीने वाला भी प्लान है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो अपनी सहूलियत के अनुसार आपको जैसा भी लगे आप इसे कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यहाँ पे आप किसी प्रकार के कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी जरूर लिखेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।